नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के बीए पार्ट फर्स्ट इकोनॉमिक्स के पेपर फर्स्ट आर्थिक अवधारणाएं विधियां के अंतर्गत हम मूलभूत आर्थिक समस्याएं या अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं, इसके संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे थे। हमने जो शुरू के 2 व्याख्यान थे, उसमें पहले व्याख्यान के अंतर्गत मैंने मूलभूत आर्थिक समस्याएं या अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत कार्य हैं, उन कार्यों को किस प्रकार से उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम दर्शाते हैं, या उत्पादन संभावना वक्र क्या है, अर्थव्यवस्थाएं क्या है, इसके बारे में अध्ययन किया था। सेकंड जो हमारा व्याख्यान था, उसके अंतर्गत हमने अर्थव्यवस्था की मूलभूत आर्थिक समस्याएं या आधारभूत कार्य के जो शुरू के कार्य थे, क्या और कितना उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए के अंतर्गत हमने अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट ये तीसरे जो इसके महत्वपूर्ण कार्य है, वहां से हम करेंगे। मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था के जो आधारभूत कार्य हैं या मूलभूत समस्याएं हैं, कि इन समस्याओं को हम उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से एक रेखाचित्र बनाएंगे। उत्पादन संभावना वक्र जो 2 वस्तुओं के एक देश में उपलब्ध उत्पादन के साधनों और तकनीकी के द्वारा उत्पादन की संभावनाओं को दर्शाता है। हमने जो उत्पादन संभावना वक्र बनाया था, इस उत्पादन संभावना वक्र नीचे x वस्तु थी, y वस्तु थी। ये 2 वस्तुओं के उत्पादन की संभावना को दर्शाता है। A और B उत्पादन संभावना वक्र था। ये एक का मैक्सिमम, एक जो पॉइंट है y वस्तु का मैक्सिमम उत्पादन का पॉइंट है, ये B पॉइंट जो है x वस्तु का मैक्सिमम पॉइंट है। खैर, ये उत्पादन की संभावना को दर्शाता है। तो हम इसके सहायता से किस प्रकार से हम इन समस्याओं का अध्ययन करते हैं, और साथ साथ जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, उन तीनों अर्थव्यवस्थाओं में किस प्रकार से इन महत्वपूर्ण कार्यों को किया जाता है, या इन जो ये महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं, इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है। जो समस्याएं का हम समाधान करने का मतलब क्या है, वो कार्य है अर्थव्यवस्था के। खैर, जो शुरुआत का पॉइंट है, मैं बताया आपको, स्टार्टिंग हम यहाँ से करेंगे। समस्याएं स्टार्ट कैसे होती है, हम शुरू से पढ़ चुके हैं। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जाना, ये समस्या आदिकाल से है। जब हमारे प्रारंभ में जब आखेट युग था, पशुपालन युग था, फिर कृषि युग आया, फिर क्लासिकल युग आया, न्यू क्लासिकल आया, फिर आधुनिक आया, यानी कि सभी के अंतर्गत एक जो महत्वपूर्ण जो बात थी, आवश्यकताएं अनंत हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित थे। यही उत्पादन के संदर्भ में ध्यान रखिए। उत्पादन के अंतर्गत हम यहाँ जो अध्ययन करते हैं कि एक वस्तु का हम उत्पादन जब बढ़ाएंगे, दूसरी वस्तु के उत्पादन में हम कमी करते हैं। क्यों करते हैं? कमी इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे पास उत्पादन के साधन सीमित है, साधन कम है हमारे पास साधन के। और इस साधन सीमित या कम होने के कारण ही हम जब एक वस्तु उत्पादन में वृद्धि करेंगे, दूसरे वस्तु उत्पादन में हमें कमी करनी पड़ती है। यही उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से हम इसको दर्शाते हैं, और यही महत्वपूर्ण समस्या है ना। और यहीं से अर्थव्यवस्था की जो समस्या है वो स्टार्ट होती है। कि मैंने बताया कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति के सामने समस्या आती है, परिवार के सामने समस्या आती है, ठीक वही समस्या एक इकोनॉमी के सामने आती है। क्या आवश्यकताएं अनंत हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन सीमित है। तो ऐसी स्थिति में एक जिस प्रकार से उपभोक्ता के सामने, एक व्यक्ति के सामने उन असीमित आवश्यकताओं में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा जरूरी है, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है, साधन है, उनमें जितनी हम पूरी कर सके, उनको चयन करने की, सिलेक्शन करने की, चुनाव करने की महत्वपूर्ण समस्या आती है। ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमी के सामने भी हम जब विकास करते हैं, कि हम जो प्लानिंग हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। सेकंड पेपर हमारा जो है इंडियन इकोनॉमी, हम पढ़ेंगे नियोजन, यानी कि योजनाएं, प्लानिंग, पंचवर्षीय योजना जिसे हम कहते हैं। आजकल इसको पंचवर्षीय योजना बंद कर दिए, ठीक है। जो योजना आयोग था उसको बंद कर दिया गया है, जो नीति आयोग बन गया। तो जो हम योजनाएं जो बनाते थे, प्लानिंग जो हम करते थे, कि ये प्लानिंग किस आधार पर की जाती थी? प्लानिंग उपलब्ध संसाधनों के आधार पर की जाती थी, कि हमारे पास इतने संसाधन है, हम इस सेक्टर में इतने खर्च करेंगे, इस उपलब्धि तक हम पहुंचेंगे। तो ये प्लानिंग नियोजन के द्वारा कल्पना करके, मतलब एक प्लानिंग करके हम समस्याओं का या हमारे कार्यों को पूरा करते थे। यहां हम देखेंगे जो अर्थव्यवस्था की जो मूलभूत समस्या है, मैंने कहा कि ये बेसिक समस्याएं हैं। पहले क्या और कितना उत्पादन किया जाए, हम इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं।
उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन संगठन कैसे, संगठन का मतलब क्या है, संगठन का मतलब है कि उत्पादन एक अच्छी तकनीक से कैसे किया जाए जिससे कि हम ऊंचे उत्पादन संभावना होकर पर रहें या हम अच्छे उत्पादन की स्थिति को प्राप्त कर सके। इसे हम कहते हैं उत्पादन का संगठन कैसे हो। डायग्राम से हम देखें कि डायग्राम हमारे पास है। इस डायग्राम के अंतर्गत मैंने बताया कि AB क्या है, ये AB उत्पादन संभावना वक्र है जो उत्पादन की संभावना को दर्शाता है। AB जो उत्पादन संभावना वक्र है, ये उत्पादन की संभावना को दर्शाता है। अर्थात इकोनॉमी में, अर्थात हमारे पास इकोनॉमी में उत्पादन के इतने साधन है, ऐसी तकनीक है कि हम इस उत्पादन संभावना वक्र पर रह सकते हैं। इसके बाद भी यदि हम यहां उत्पादन करते हैं, अर्थात इस उत्पादन संभावना वक्र से नीचे उत्पादन करते हैं, इसका मतलब क्या है, उत्पादन का बेस्ट संयोग नहीं है, हम अनुकूलतम स्थिति में नहीं है। मैंने कहा इसके बाहर हम जा नहीं सकते कि हमारे अप्राप्य संयोग है, यानी कि ऐसे संयोग या ऐसे उत्पादन की वह मात्रा जिसे हम प्राप्त नहीं कर सकते। क्यों प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि इसको किनको प्राप्त करने के लिए हमारे पास उत्पादन के साधन नहीं है, साधन कम है, तकनीकी अच्छी नहीं है कि हम ऊपर कब जाएंगे जब उत्पादन के साधन में वृद्धि हो, तकनीकी वृद्धि हुई। खैर, तो मैं बता रहा था कि हमारे पास इस AB उत्पादन संभावना वक्र पर रहने की स्थिति में है कोई देश, ठीक है, उसके बाद भी यदि वो यहां उत्पादन करता है, इनमें किसी बिंदु को उत्पादन करता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो उत्पादन का जो संगठन है वो सही नहीं है, अनुकूलतम संयोग नहीं है। तो अर्थव्यवस्था के सामने ये भी एक समस्या रहती है किस प्रकार से उत्पादन की स्थिति को बनाए रखे। है उसके बाद उत्पादन का वितरण कैसे हो, उत्पादन का वितरण यानी जो हमने उत्पादन किया उसका उत्पादन के साधनों में वितरण कैसे किया जाए, ये भी एक समस्या रहती है कि जो हमने उत्पादन कर लिया उसका उत्पादन के साधनों में वितरण कैसे किया जाए, श्रेष्ठतम वितरण हो। ठीक है, ध्यान रखिए मैंने कहा 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। उत्पादन के साधन जो काम करते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन उत्पादन के साधनों में किस प्रकार से उत्पादन का वितरण हो। यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मैंने कहा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक समस्या का समाधान, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक समस्या का समाधान कीमत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। और कीमत प्रणाली का मतलब क्या है, जब मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकारी आदेशों के द्वारा सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक समस्या का समाधान यह कार्य किया जाता है। मिक्स इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का मिश्रित हो पाया जाता है। खैर, तो मैंने कहा उत्पादन का वितरण कैसे होता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जिस उत्पादन के साधन का हिस्सा ज्यादा होगा, जिसकी मात्रा ज्यादा है उत्पादन में, उस साधन को अधिक मिलेगा। और उस साधन की मात्रा अधिक कैसे होगी, जब वो साधन श्रेष्ठ है, अच्छा उत्पादन कर रहा है, प्राइस उसकी कम है, ज्यादा मात्रा में प्रयोग में लिया जा रहा है। ठीक, यानी कि जब हम फॉर एग्जाम्पल यदि हम उत्पादन करते हैं, ठीक है, तो सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। हम खेती करते हैं मान लीजिए गांव में, और खेती के अंतर्गत हमें खेती में जोत लगवानी है, ठीक है, और उस जोत के अंतर्गत मान लीजिए 3 या 4 तरह के समूह हैं जो कि ट्रैक्टर उपलब्ध करवाते हैं। 3 या 4 समूह हैं जो ट्रैक्टर उपलब्ध कराते हैं। हम किस समूह से बात करेंगे, हम उस समूह से बात करेंगे जिसका ट्रैक्टर ज्यादा सस्ता उत्पादित करता हो, ज्यादा अच्छी जोत लगाता हो, और भी कारण हो सकते हैं, उसका अच्छा व्यवहार हो या वगैरह वगैरह। लेकिन हम ये देखते हैं, ध्यान रखिए, कुल मिला क्या होगा कि उस एरिया में उस समूह का ज्यादा योगदान रहेगा जो कि ज्यादा अच्छा कार्य करे, और ज्यादा अच्छा कार्य करेगा, ज्यादा योगदान रहेगा, तो क्या होगा, उस समूह को ज्यादा रोजगार मिलेगा, उस समूह के ट्रैक्टर ज्यादा काम करेंगे तो उनको ज्यादा रोजगार मिलेगा बाकी की तुलना में, यानी कि उत्पादन का ज्यादा हिस्सा उनके पास आएगा। कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वहां को दबाव नहीं है, तीनों समूह में किसी खेती के मालिक पर दबाव नहीं है कि आप पर्टिकुलर समूह से काम कीजिए या दूसरा एक समूह अच्छा
एक समूह को ज्यादा रोजगार मिल रहा है, दूसरा बेरोजगार हो रहा है, उसका नुकसान हो रहा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी को भी। क्यों? प्राइवेट सेक्टर है। यानी कि समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मैंने बताया आपको मुख्य उद्देश्य क्या है सरकार का? सामाजिक हित है। उस सामाजिक हित के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि रोजगार की स्थिति मिले सभी को, यानी कि यहां पर हम सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए वितरण किया जाएगा। तो ये उत्पादन का वितरण कैसे हो। नेक्स्ट है अल्पकाल में राशनिंग कैसे की जाए। राशनिंग का मतलब क्या हुआ? राशन सिस्टम के द्वारा। हमने आम तौर पर राशन कार्ड, क्या है राशन कार्ड? राशन कार्ड वो हैं जिनके राशन जिसे मिलता है। एक स्थिति ऐसी थी, पहले मिट्टी का तेल है जब मिलते थे, चीनी है, ये सभी चीजें और भी चीजें हैं जो राशन कार्ड के द्वारा प्रति व्यक्ति या प्रति कार्ड के हिसाब से मिला करती थी। राशनिंग के अंतर्गत, और राशनिंग के अंतर्गत राशनिंग का मतलब क्या है? अल्पकाल में राशनिंग कैसे की जाए, अर्थात राशनिंग क्यों की जाती है? जब मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाता है। जब मांग और पूर्ति में असंतुलन हो जाता है, जब मांग अधिक हो जाए, पूर्ति कम हो जाए, तो मुख्य रूप से दो प्रकार की समस्या आ जाती है। मुख्य रूप से दो प्रकार की समस्या आ जाती है। पहली समस्या कि मांग और पूर्ति के इस असंतुलन को विभिन्न आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों में किस प्रकार से समान वितरित की जाए या इस समस्या को दूर किया जाए। सिंपल भाषा में कहें तो मांग और पूर्ति में असंतुलन होगा। सपोज कीजिए मांग किसी वस्तु की बहुत अधिक होगी, पूर्ति कम होगी शॉर्ट टर्म के लिए, अल्पकाल में। तो एक तो क्या है कि विभिन्न आयु वर्ग के लोग हैं, ठीक है, किसी की इनकम कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है। तो विभिन्न आयु वर्ग के लोगों को किस प्रकार से वस्तु का समान वितरण हो जाए। दूसरा, मांग और पूर्ति के असंतुलन को इस प्रकार से बनाए रखना है, यानी कि समस्या को इस प्रकार से दूर करना है कि उस वस्तु की जो नेक्स्ट पूर्ति होगी। फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, अल्पकाल में किसी पर्टिकुलर गेहूं की मांग, चावल की मांग बढ़ जाती है, फॉर एग्जाम्पल, और अगली फसल 4 महीने के बाद आएगी। अगली फसल 4 महीने के बाद आती है, तो क्या होगा? यानी कि तीनों अर्थव्यवस्था में इसका समाधान अलग अलग तरीके से किया जाएगा। वर्तमान जो स्टॉक है हमारा, उस वर्तमान स्टॉक को किस प्रकार से 4 महीनों तक हम वितरित करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट वस्तु की पूर्ति 4 महीने बाद में होगी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मैंने कहा मांग और पूर्ति के द्वारा समस्या का समाधान किया जाता है। वो कीमत प्रणाली काम करती है। मांग और पूर्ति में असंतुलन हो गया तो कीमतें बढ़ जाएंगी। डिमांड ज्यादा होगी, मान लीजिए बहुत अधिक है, सप्लाई कम हो तो क्या होगा? कीमतें बढ़ जाएंगी। तो क्या होगा? समस्या का कोई समाधान नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जिन व्यक्तियों के पास पैसा है, जो वस्तु की उच्च कीमत देने के लिए तैयार हैं, उन व्यक्तियों को वस्तु आसानी से उपलब्ध हो जाएगी, महंगी कीमत पर, महंगी रेट पर, सॉरी। लेकिन जो व्यक्ति गरीब हैं, उन व्यक्तियों को वह वस्तु उपलब्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो राशनिंग सिस्टम है, अर्थात मांग और पूर्ति के जो असंतुलन होता है, डिमांड और सप्लाई का जो असंतुलन है, इस संतुलन का समाधान नहीं किया जाता है ऐसे ढंग से। सरकारी या समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने के सामाजिक हित को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाता है। और यहां पर क्या है? मांग और पूर्ति के संतुलन को राशनिंग के द्वारा, राशन वितरण के द्वारा इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जाता है। मैंने कहा आपको कि प्रारंभ में, जब बहुत दिन पहले जब राशन कार्ड से या राशनिंग सिस्टम से चीनी मिला करती थी, मिट्टी का तेल मिला करता था, तो दादा कि जब किसी वस्तु की पूर्ति ज्यादा होती थी, चीनी ज्यादा उत्पादित हो गई, ठीक है, तो उस वक्त ध्यान रखिए प्रति व्यक्ति या प्रति राशन कार्ड के हिसाब से चीनी की मात्रा ज्यादा मिलती थी। सरकार ये सोचती थी कि अगले
जब तक चीनी का उत्पादन होगा, चीनी 3 महीने बाद 4 महीने बाद, जब तक नई फसल नहीं आ जाती है, नई चीनी का स्टॉक नहीं आ जाता है, तब तक हम प्रति व्यक्ति या प्रति राशन कार्ड 500 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम कितनी बांटने पर यह जो मांग पूर्ति का असंतुलन होगा ये दूर हो जाएगा और उतनी पूर्ति उपलब्ध करवाते थे, या उतने राशनिंग के द्वारा ध्यान रखिए सभी आय वर्ग के व्यक्तियों को समान कीमत पर, ध्यान रखिए सरकार के अंतर्गत सरकार सभी आय वर्ग के व्यक्तियों को समान कीमत पर वस्तु का राशनिंग या वस्तु का वितरण करती थी और उसकी प्रति कार्ड या प्रति व्यक्ति के हिसाब से कैसे तय की जाती थी? तो उस मांग और पूर्ति के असंतुलन के हिसाब से, उस पूर्ति के हिसाब से कि पूर्ति कितनी है, उस पूर्ति को हम किस तरह से डिवाइड करें, उस पूर्ति को हम कैसे डिवाइड करें कि समान जो आय वर्ग, जो ऊपर नीचे आय वर्ग वाले के हैं, सभी को वस्तु समान रूप से वितरित हो जाए, एक बात। और उस वस्तु की जो मांग पूर्ति का संतुलन है वो सभी व्यक्तियों को आने वाली उस वस्तु की पूर्ति तक सभी को समान रूप से वितरित की जा सके। ये राशनिंग के द्वारा इस समस्या का समाधान किया जाता है। मिश्रित इकोनॉमी हम जानते हैं, दोनों का मिश्रित रूप है। कुछ सेक्टर्स में पूंजी की प्रणाली काम करती है, कुछ में सामाजिक हित या सरकार के आदेश काम करते हैं। इस प्रकार से अल्पकालीन राशनिंग की व्यवस्था जो है उसको दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये मूलभूत कार्य समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं अभी। नेक्स्ट में 5, 6, 7 थैंक यू, धन्यवाद।